नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूपी ट्रिपल एससी के पुराने प्रश्न पत्रों के बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हल किया था। दोस्तों, उसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों में, और आज जो हम है उसके नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, जहां तक हमने हेल्प किए थे उसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया था, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। ऑप्शन आपके हैं कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और क्रेटिन। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है शरीर में वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। ठीक, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम होता है लाल रंग का, ग्लोबिन प्रोटीन है, यह O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक, जो ग्लोबिन होता है वो O2 के साथ मिलकर यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन व CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये क्वेश्चन आपका होगा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है आपके अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग और नेत्र रोग। दोस्तों, पीडियाट्रिक्स मतलब होता है शिशु रोग। ठीक, शिशु रोग से संबंधित शाखा पीडियाट्रिक्स कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो पहले तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलमेटी गुएरिन। ठीक, ये जो टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी जो होता है दोस्तों खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सेब, आंवला, अमरूद, दूध में आंवला जो होता है वो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, और विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन और इंसुलिन। तो दोस्तों एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। ए पार्ट आपका सही होगा। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन होता है। ठीक, जो मादा के जनन अंगों का विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को नियमित करता है। ठीक, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है प्रोटीन, मक्खन, विटामिन और ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज तुरंत शक्ति प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। इसके फॉर्मूला की बात करें तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन है बोमर, मेलियस, स्टेपिस और इनकस। तो दोस्तों कान में 3 हड्डियां होती हैं। ठीक, तो जो बीच वाली हड्डी होती है स्टेपिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डी कान में होती है, बी, सी और डी। लेकिन सबसे छोटी यहाँ पर से हड्डी पूछा गया। तो दोस्तों स्टेपिस जो हड्डी होती है वो मध्य कर्ण में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस में पूछा गया है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है जो गर्दन में श्वास नली को दोनों तरफ से घेरे रहती है, उसमें सूजन आ जाती है और उसमें काफी ज्यादा वृद्धि होने पे वो जिसको भी घेंगा रोग हो जाता है वो एकदम कुरूप एवं भद्दा लगने लगता है। ठीक, तो आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है शरीर के लिए, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों प्रकाश ऊर्जा
किस ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो दोस्तों जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी एंड सी। तो दोस्तों विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई, के और बी, सी इतने होते हैं, ठीक 6 विटामिन होते हैं, जिनमें से बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बी एंड सी, डी ऑप्शन। बाकी ए, डी, ई, के ये जो होते हैं ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? आपके ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर और इयान फ्लेमिंग। तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी, ठीक। और जो पेनिसिलिन होती है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक समूह की एक दवा है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम नामक फंगस अर्थात कवक से हुई है। पेनिसिलिन की खोज सन 1828 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ये आपका क्वेश्चन हुआ। ये पूछ लिया जाता है पेनिसिलिन किस चीज से प्राप्त करी जाती है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त करी जाती है। रक्त समूह ओ कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए में सार्वजनिक दाता, बी है सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रक्त समूह ओ होता है वो सार्वजनिक दाता होता है। अगर इसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता, RH नेगेटिव है तब ये सार्वजनिक दाता होता है, यानी O नेगेटिव जो आपका ब्लड होता है वो सार्वजनिक दाता होता है, O पॉजिटिव नहीं होता है। और O नेगेटिव रेयर ही पाया जाता है, बहुत ही कम लोगों में मिल पाता है, 100 में से 4-5 लोग भी मिल जाएं तो बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में ऊर्जा किस में बनता है? मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, मतलब यूरिया कहाँ बनता है ये पूछा गया है, मनुष्य में किस अंग में बनता है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, प्लीहा, वृक्क और मूत्रवाहिनी। तो दोस्तों मनुष्य में जो यूरिया बनता है वो यकृत में बनता है, ठीक। जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं मनुष्य के शरीर में उनको यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, आरयूडीपी, ए सभी। यानी क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में तो दोस्तों एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा प्रकाश प्रतिक्रिया अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट, एटीपी बोला ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना कि ड्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ऑप्शन है आंत, यकृत, फेफड़ा और वृक्क। तो दोस्तों यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, लीवर, फेफड़े, अस्थियां। तो मलेरिया रोग में क्या होता है दोस्तों, प्लीहा में आ जाती है सूजन जिसके कारण दर्द होता है, यानी प्लीहा जो है वो प्रभावित होती है। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन है त्वचा के द्वारा, गलफड़ के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। तो दोस्तों जो मोस्ट ऑफ कीट होते हैं, अधिकांश इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके ट्रैकिया के प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ हेपेटाइटिस के बारे में पूछा गया कि हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज। तो दोस्तों जो आपका हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक का वायरस होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के संक्रमण से फैलता है और हेपेटाइटिस के 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से?
ए बी सी डी ई और जी, यानी ए से लेके जी तक। इनमें से दोस्तों मोस्टली जो खतरनाक होते हैं वो होते हैं बी और सी। ठीक, बी और सी किस्म के विषाणु अधिक खतरनाक होते हैं, बाकी तो नॉर्मल ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं भी। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है कपाल में एक स्फेनॉइड हड्डी होती है, उसमें एक गड्ढे में स्थित होती है। इस जो गड्ढा होता है इसको सेला ट्रिस्का नाम से संबोधित करते हैं, यानी सेला ट्रिस्का कहते हैं। और इसका जो पीयूष ग्रंथि है इसका भार होता है 0.69 m होता है। ठीक, महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा इसका भार ज्यादा होता है, और महिलाओं में गर्भावस्था में और भी बड़ी हो जाती है। दोस्तों ये कई सारे हार्मोन्स का नियमन करती है और उत्सर्जन भी करती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं वो ग्रंथि का नाम बताइए। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, अधोबीज। तो दोस्तों सी पार्ट आपका सही हो जाएगा, अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक, तो अग्न्याशय जो ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन तथा ग्लूकेन नामक हार्मोन तथा बहिःस्रावी भाग से क्षारीय अग्न्याशयी रस निकालता है। ठीक, जिसे एंजाइम कहते हैं। जो क्षारीय अग्न्याशयी रस होता है उसे एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। ऑप्शन है आपके हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल, कठफोड़ा। तो दूसरा बी पार्ट सही होगा। हमिंगबर्ड जो है वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है, और यह चिली के वनों में पाई जाती है। ठीक, जो बी हमिंगबर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व स्तर में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम सुना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, मलेरिया परजीवी का नाम है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी है ई कोलाई, सी है अमीबा और डी है उगल्यूना। तो दोस्तों मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र का असामान्य घटक है। ए यूरिया, बी क्रिएटिनाइन, सी है एल्ब्यूमिन, डी है सोडियम। तो जो दोस्तों मूत्र का असमान घटक होता है एल्ब्यूमिन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में 95% जल एवं 5% कार्बनिक पदार्थों की मात्रा रहती है। कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन तथा पोटेशियम ऑक्साइड आदि रहते हैं। ठीक, जिसमें एल्ब्यूमिन असमान घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब चक्र का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है सिट्रिक एसिड चक्र, बी है ग्लाइकोलेट चक्र, ई है ईएमपी पाथवे, डी है ग्लाइको ऑक्सीलेट चक्र। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिट्रिक एसिड चक्र। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। ऑप्शन है 30, 31, 33 और 40। तो दोस्तों बी पार्ट सही हो जाएगा, 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा जो हमारा पिछला भाग होता है मस्तिष्क का, मेरु रज्जु बनाता है। ठीक, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल एवं 31 जोड़ी मेरु रज्जु या रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती है। अगर आपको पूछ ले कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं तो दोस्तों 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु या रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर तो आपका 31 जोड़ी सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रुधिर का पीएच होता है, ऑप्शन दिए हैं 5 से 6, बी पार्ट में 1.5 से 4.5 और सी पार्ट में 3.9 से 4.8 और डी पार्ट में 7.3 से 7.5। तो दोस्तों रक्त का पीएच होता है 7.3 से 7.5 यानी क्षारीय होता है। अगला है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, क्लोम, यकृत, आंत। तो दोस्तों निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, ए पार्ट सही है। तो यह श्वसन संबंधी रोग होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है आपके 26 से 30%, 55 से 60% और 70 से 75, 80 से 85। तो बी पार्ट आपका सही होगा, 55 से 60% मात्रा होती है मानव रक्त में प्लाज्मा की, तथा शेष 45 से 40% रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो दोस्तों 90% भाग जल तथा से 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, मिलान करना है दोस्तों, इसमें कौन सा टर्म किस टर्म से संबंधित है। तो ओटाइटिस किस चीज से संबंधित? दोस्तों ओटाइटिस कान से संबंधित है। इंसेफेलाइटिस किस चीज से संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। इंसेफेलाइटिस दिमाग से संबंधित है। फिर है लैरिंगाइटिस किससे संबंधित है? लैरिंगाइटिस गला से संबंधित है। और हेपेटाइटिस आपको पता है कि यकृत से संबंधित रोग है। आइए दोस्तों ये अपने मिला लिए हैं, नीचे भी कूट का चयन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? अभी क्वेश्चन किया था प्रकाश संश्लेषण में। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं? दोस्तों अभी हमने मेरु रज्जुकाओं की संख्या देखी थी, साथ ही साथ कपाल तंत्रिकाओं के बारे में भी चर्चा करी थी। मेरु रज्जुकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? गोल कृमि, एड्स, मलेरिया, कुष्ठ रोग। जीवाणु जनित आपको रोग बताना है इसमें। मलेरिया, एड्स, गोल कृमि, कुष्ठ रोग। दोस्तों कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी क्यूनाइन, सी पेनिसिलिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्यूनाइन जो औषधि होती है मलेरिया के लिए सबसे ज्यादा प्रमाणिक औषधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? ए है वाष्पोत्सर्जन, डी है श्वसन, सी है स्वेदन, डी है परासरण। तो दोस्तों पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? डहेलिया, साल्विया, यूट्रिकुलेरिया, बालसम। दोस्तों यूट्रिकुलेरिया कीटबच्ची पौधा होता है। नाइट्रोजन की कमी के लिए ऐसा करते हैं। यूट्रिकुलेरिया के अतिरिक्त जो पौधे होते हैं ड्रोसेरा, नेपेंथिस और डायोनिया, ये भी कीटों को पकड़ के उनका भक्षण करते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। इनको कीटबच्ची पौधों के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन है गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो दोस्तों लाइसोसोम जो है वो पाचन थैली कहलाती है कोशिका में। लाइसोसोम में कोशिका में प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन होता है। ठीक। और दोस्तों इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें क्या होता है, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा कोशिका विखंडित हो जाती है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब लिखा है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे। ठीक, ये फल भक्षी लिखा हुआ है, इसका कारण बताना है हमको।
तो दोस्तों इसका क्या कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है। शीत निष्क्रियता, बीज आवरण अपारगम्यता, सी है अनिवार्यता, डी है कायिक जनन। तो दोस्तों यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बीज आवरण अपारगम्यता। बीज आवरण अपारगम्यता के कारण क्या होता है? कुछ पौधों के बीज आवरण कठोर होते हैं, जिस कारण इनके बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। यदि ऐसे पौधों के बीज पक्षियों के पाचन क्षेत्र से गुजरते हैं तो इनका बीज आवरण पतला या नष्ट हो जाता है, जिस कारण बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है रिसेप्टर, इनहेसर, प्रोमोटर, रेगुलेटर। तो दोस्तों ये प्रोमोटर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पैरासीटामोल है क्या है? पित्ततापक तथा दर्दनाशक, दर्दनाशक, पित्ततापक, पित्तजैविक। तो दोस्तों ये पित्ततापक और दर्दनाशक दोनों के लिए यूज किया जाती है पैरासीटामोल। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, कौन सी होती है? विकास, संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, जलीय अपघटन, श्वसन। तो दोस्तों बाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है इनका तापमान कम कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता पिता में रक्त समूह ए क्रॉस ए यानी माता का ए पिता का ए है तो बच्चों में रक्त संभावित रक्त कौन कौन से हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए कॉमा बी, बी पार्ट में है ए कॉमा बी कॉमा ए बी, सी में है ओ ए बी ए बी, डी में है ए अथवा ओ। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर माता अथवा पिता का रक्त समूह ए है तो बच्चों का रक्त समूह ए अथवा ओ होने की संभावना अधिक होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील दो विटामिन होते हैं, बी और सी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके सामने है, तो बी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? सोडियम, Na, मैग्नीज, आयरन और मैग्नीशियम। तो दोस्तों क्लोरोफिल में पर्णहरण की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, इसको जलाने पर मैग्नीशियम शेष बच जाता है। ठीक, अगर दोस्तों मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिसे पर्ण हरिमहीनता यानी क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीकम, सीकम पचाने के काम आता है। क्या पचाने के काम आता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, सेलुलोज और स्टार्च। तो दोस्तों सी पार्ट सही हो जाएगा। सेलुलोज पचाने के काम आता है सीकम। सीकम जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है जिसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह मनुष्य में काफी छोटा होता है जो अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। जबकि अगर शाकाहारी जानवरों की बात करें तो दोस्तों उनमें ये पूर्ण रूप से विकसित होता है और उपयोगी अंग होता है। अगला क्वेश्चन है। एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, दो एक्स। दोस्तों अनिश्चित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, बी है बिम्बाणु, सी है लसकाणु, डी है श्वेताणु। तो यहाँ पर लोहित कोशिकाएं यानी दोस्तों आपकी लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन्वय किस बीमारी के द्वारा होता है? ऑप्शन है एड्स, बी है टीबी, सी है कैंसर, डी है गठिया। तो दोस्तों एड्स रोग में क्या होता है, जो आपकी T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट या क्षीण हो जाती हैं। ठीक, फिर इसके कारण प्रतिरोधक क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। फिर कोई भी हमको रोग होता है तो क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है तो फिर व्यक्ति बीमार हो जाता है, धीरे धीरे मर जाता है, उसका रोग ही नहीं सही होता है। ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। तो दोस्तों एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। कोशिकाओं में अस्थायी रूप से ऊर्जा संचय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है।
मानव में लाल रुधिराणु का जीवन काल क्या होता है? दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 105 से 120 दिन होता है, यानी आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। जबकि श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंचुए का उत्सर्जी अंग है? ए ज्वाला कोशिका, बी है नेफ्रिडिया, सी है गुर्दा और डी है फेफड़े। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही होगा। केंचुए का जो उत्सर्जी अंग होता है वो नेफ्रिडिया होता है। अगर केंचुए के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरीमीमा पोस्थुमा। यह द्विलिंगी जंतु है जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। ठीक, केंचुआ के साथ साथ जोंक तथा नेरीन के उत्सर्जी अंग को भी नेफ्रिडिया कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? प्रस्वेदन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अंतःश्वसन। तो दोस्तों श्वसन क्रिया जो होती है वो जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है आलू, अनाज, दूध और मुर्गा। तो दोस्तों मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, बाकी तीनों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ठीक, आपके ऑप्शन है सिनकोना, बरगद, नीम और यूकेलिप्टस। तो मलेरिया की दवा क्विनैन जो होती है वो ए ऑप्शन सही होगा, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है त्वचा, आंत, फेफड़ा, हृदय। तो दोस्तों इस हैजा से आंत प्रभावित होती है। हैजा जो रोग होता है वो वाइब्रियो कोलेरी एक जीवाणु होता है उससे फैलता है। इस रोग का लक्षण है अधिक दस्त आना। ठीक, तो इसमें आंत जो है आपकी प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सा तना है? ऑप्शन है सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। ठीक, तो आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। अदरक जो है वो तना होता है। तना जो होता है पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्रोह तंत्र बनाता है। ठीक, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़ जो होता है दोस्तों वो आपका मूलांकुर से विकसित होता है और अवरोही तंत्र विकसित करता है पौधे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपका लिखा है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत है क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 273 में दोस्तों हम 37 जोड़ देंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। ठीक, केल्विन में ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? आम, पपीता, आंवला, बेर। तो दोस्तों आंवला जो होता है वो स्कर्वी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी का स्रोत माना जाता है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो मलेरिया से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं ये प्रभावित हो जाती हैं। इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपो, बी पार्ट सही हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, बी ऑप्शन। और कम श्रावण से मधुमेह रोग होता है, नॉर्मली पता है। वायु कोष उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है जलोदभिद, मरुदभिद, समुद्भिद, अधिपातक। तो ए ऑप्शन सही होगा। जलोदभिद पौधे में वायु कोष उपस्थित होते हैं। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन, हार्मोन उत्सर्जन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त आयतन जो है मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ए ऑप्शन है द्रव स्थानांतरण, बी है श्वसन नियंत्रण, सी है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, डी है रक्त का पंपन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? ऑप्शन है गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। दोस्तों शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, काश्मीर फंक। तो दोस्तों विटामिन का जो जनक है वो है काश्मीर फंक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटोटिक माइटोटिक ही है ना? हाँ, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक होते हैं? तो दोस्तों ये एनाफेज इसमें आपका सही आंसर होगा, बी पार्ट। ठीक, माइटोटिक सेल डिवीजन एनाफेज चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, कानपुर। तो दोस्तों एशिया का प्रथम है और विश्व का द्वितीय है, ये लखनऊ में स्थापित किया गया। ठीक, डीएनए बैंक। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? दोस्तों यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, यूरोलॉजी। तो दोस्तों जो ऑन्कोलॉजी है वो हमें ट्यूमर के बारे में या कैंसर के बारे में बताती है। ऑन्कोलॉजी का मतलब ही होता है, ऑन्क का मतलब ही होता है ट्यूमर। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ऑस्टियोलॉजी जो ऑप्शन ए दिया है वो दोस्तों हड्डियों से संबंधित शाखा होती है। एनाटॉमी मानव शरीर संरचना से संबंधित होता है और यूरोलॉजी मतलब होता है इसमें पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा और जाइलम। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। पेरेन्काइमा प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, स्पॉर्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोब्लास्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार डिस्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है नाखून, हृदय, पांव, ध्वनि। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपके सही ऑप्शन होगा सी पार्ट, पांव से संबंधित है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीज होती हैं कहलाते हैं? धान, अनाज, जई, चारा। तो दोस्तों वो अनाज कहलाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? आपके ऑप्शन है अफ्रीकी बिच्छू, पनामा का दीमक और ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, भारतीय कोबरा। तो दोस्तों ये पनामा का दीमक जो है वो सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु और हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण जो आपका रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हीम जो होता है वो लाल रंग का होता है। ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ठीक, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़े तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला देखते हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? ऑप्शन है प्रोटीन का, विटामिनों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का। तो दोस्तों दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मशरूम किसका उदाहरण है? वायरस का, लाइकेन का, फंजाई का, बैक्टीरिया। दोस्तों मशरूम कवक का उदाहरण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की कमजोरी, हृदय की कमजोरी, गुर्दे की खराबी, पेट की बीमारी। तो दोस्तों ईसीजी का प्रयोग किया जाता है
हृदय की कमजोरी के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक, हृदय की कमजोरी का पता लगाने के लिए ईसीजी प्रयोग किया जाता है। ईईजी का प्रयोग दोस्तों मस्तिष्क के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम उसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ऑप्शन है ए हैजा, बी मलेरिया, सी फ्लू, डी तपेदिक। तो दोस्तों जो हैजा रोग होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से, ये दूषित जल के सेवन से ही फैलता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? ऑप्शन है आयरन, लेड, मिथेग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन, नाइट्रेट। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो, डी ऑप्शन सही होगा। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है बच्चे को इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर नीला भी पड़ जाता है इसमें। ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो दोस्तों ये आपके बायोलॉजी के करीब 150 क्वेश्चन हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। यूपी ट्रिपल की प्रीवियस क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।